छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जर्नी हम देखेंगे। सो जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज बने, कैसे बने? बाई चांस नहीं बने, बाई चॉइस बनाया गया। ऐसा क्या था पहले के समय में, जैसे जो भी हमने एक माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ी हैं, उस समय की जो संतानें हमने देखी है, जो अर्जुन को हमने देखा है, कर्ण को हमने देखा है, एकलव्य को हमने देखा है, ऐसे कई संतानें हुई हैं जो इतिहास में अपना नाम बना चुकी हैं। उस तरीके की संतानें क्या हम गर्भ संस्कार के थ्रू अपने कोख में, अपने गर्भ में ला सकते हैं? आज इनफर्टिलिटी का नंबर 1 रीज़न अगर हम देखेंगे तो वो रीज़न है स्ट्रेस। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपके अनुसार गर्भ क्या है? गर्भ क्या है? गर्भ नवनिर्मिति है, नेचर ने दिया हुआ रोल है, नवनिर्माण करने का वो मौका है, वो अवधि है, वो संधि है। बीज संस्कार और गर्भ संस्कार क्या बहुत अलग है या किस तरीके से काम करता है? गर्भ संस्कार में दोनों का रोल आता है, बट डायरेक्ट रोल स्त्री का है गर्भ संस्कार में। बीज संस्कार में पति पत्नी दोनों का रोल आता है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी को डॉक्टर ने बोला है कि आपकी अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी है, यानी रीज़न समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा हो क्यों नहीं रहा है? या फिर आपने गर्भ संस्कार जैसी चीज़ों के बारे में सुना है जिससे ये होता है कि आप जिस भी बच्चे को पैदा करेंगे, जो भी आपके गर्भ में आया है, वो दिव्य होगा, तेज होगा, ऐसी पूरी प्लानिंग की जाती है? या फिर कभी आपने ऐसा सुना है कि हमने 48 साल में, हमने 45 साल में, हमने 40 साल में मिरेकल होते हुए देखा है, वो भी नेचुरली कंसीव करके? अगर आप भी इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हैं और आपको लगता है कि मुझे किसी ऐसी की ज़रूरत है जो कि मुझे इस चीज़ से निजात दिलाए, मुझे ऐसा कुछ रास्ता दिखाए जिससे मैं नेचुरली कंसीव कर पाऊँ, तो आज का ये अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट आपके लिए है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मेरे पास आज एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने 3.5 लाख लोगों को हेल्प किया है नेचुरली कंसीव करने में। येस, यू आर हियरिंग राइट। और आज मेरे साथ वो आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से वो आपको हेल्प करेंगे, और इसलिए उनका इंट्रोडक्शन मैं खुद से बोलूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो खुद बताएं कि वो कौन है और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। गीता जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, एंड आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज जैसे आपने कहा ना कि अनफिल्टर्ड डिस्कशंस, सो आई लाइक इट। वाई? बिकॉज जो होगा बहुत ही बेहतर तरीके से आज हम डिस्कस करेंगे, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपके माध्यम से, मीन्स आप रिप्रेजेंट कर रहे इन सारी माँओं को, इन सारी महिलाओं को जो इस पेन से गुजर रही है या प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी के जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हर वो माता पिता जो अपने संतान को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो उनके मन के जो सारे प्रश्न हैं वो आपके माध्यम से आज मुझे पूछे जाएंगे, और मैं ज़रूर उसका समाधान जितना मैं नॉलेज रखता हूँ उसके माध्यम से देने का पूरा प्रयास करूँगा। एंड मेरे बारे में बताना चाहूँगा तो मेरा नाम डॉक्टर विष्णु माने है, गर्भ संस्कार कोच। पिछले 6 साल से गर्भ संस्कारों के ऊपर काम कर रहा हूँ। बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बट मेरा 27 साल जो पैशन रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड, हिप्नोसिस एंड साइकोलॉजी। तो ये पूरे टॉपिक मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ और पैशनेट हूँ उन सारी इश्यूज़ के लिए, मतलब इन सारी सब्जेक्ट में। सो मैं बिलीव करता हूँ कि अपना बॉडी जो है, बॉडी अपने आप को हील करने की मतलब कैपेसिटी रखता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने अंदर बनती है, बॉडी अपने आप के अंदर बनाता है। आज जब हम देखते हैं इनफर्टिलिटी का इशू बहुत मायने में बढ़ा हुआ है, सो हम बहुत बार रूट पे काम नहीं करते, हम डिसीज़ पे, कॉज पे ये काम नहीं करते। यस, एग्जैक्टली। जो रूट है, रूट पे अगर काम करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो 90% इश्यूज जो है वो साइकोसोमैटिक रहते हैं। फिज़िकल, जैसे अभी अभी आपने बताया कि मतलब उसका कोई रीज़न नहीं है, ऐसी इनफर्टिलिटी है या ऐसी प्रेगनेंसी है, रीज़न बता नहीं सकते। मेडिकल साइंस जहाँ पे कहता है कि यस एवरीथिंग इज़ ओके, बट प्रैक्टिकली फिजिकली यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, मीन्स समथिंग इज़ देयर which is not able to catch by the medical agencies या medical so ऐसे जो issues है वो mostly issues क्या होता है, साइकोसोमैटिक issues होता है। आज इनफर्टिलिटी का नंबर 1 रीज़न अगर हम देखेंगे तो वो रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या करता है?
आप कोई भी, जैसे कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो नॉर्मली पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक उसके शरीर के अंदर लाखों ग्रंथियाँ कार्य कर रही है। वो ग्रंथियाँ क्या होती है, बैलेंस है। जब बच्चा आया है तब ग्रंथियाँ बैलेंस है, वो अच्छी तरह से काम कर रही है। ग्रंथियों का काम क्या है कि स्राव निर्माण करना, वो अंदर जो भी लिक्विड्स है वोटेवर वो निर्माण करना। प्रॉब्लम कब होता है, जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करना शुरू कर देता है, स्ट्रेस नाम का फैक्टर जब आता है, तब उस स्ट्रेस की वजह से, उस प्रेशर की वजह से वो ग्रंथियाँ इम्बैलेंस हो जाती है। और जब ग्रंथियाँ इम्बैलेंस हो जाती है तो उनके माध्यम से निर्माण होने वाले स्राव एक तो एक्सेस होते हैं या लेस होते हैं। एक्सेस हो गए तो भी आप बीमार है, लेस हो गए तो भी आप बीमार है। मतलब बॉडी नॉर्मल नहीं है अभी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे, जैसे कि आपकी एसिड्स निर्माण करने वाली ग्रंथियाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त निर्माण करने वाली ग्रंथियाँ। सो ये क्या करती है, जब खाना आता है, खाना आने के बाद खाना डाइजेस्ट करने के लिए ये एसिड्स ज़रूरी है, तो एसिड्स निर्माण करती है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपका लाइफस्टाइल बदल चुका है। कभी आप आज सुबह 10 बजे खा रहे, कभी 11 बजे खा रहे, कभी 1 बजे खा रहे, कभी 2 बजे खा रहे। सो आपका टाइमिंग फिक्स नहीं है, यानी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया। भूख कब लगेगी कंफ्यूज्ड है, वो क्लॉक भी कंफ्यूज है। कभी आप 10 बजे खा रहे, कभी 2 बजे खा रहे। सो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, बायोलॉजिकल क्लॉक आपका सेट नहीं हुआ। एंड स्ट्रेस फैक्टर, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि जो फोकस, जो यहाँ पे नेचुरली जो प्रोसेस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। अभी आपका मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो चुका है। तो एक तो एक्सेस एसिड्स हुआ तो आप कहेंगे कि मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, लेस हुआ तो आप कहेंगे मुझे इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है। अभी मेडिसिन क्या करेंगे, मेडिसिन लेंगे तो एक्सेस है तो बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, लेस है तो उसकी ज़रूरत पूर्ण की जाएगी। लेकिन ये हमेशा करते बैठना होगा आपको। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपकी ग्रंथियाँ इम्बैलेंस हो चुकी है। अभी ग्रंथियों को बैलेंस अगर वापस करना है, रीबैलेंस करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो रीबैलेंसिंग कौन करेगा? जो उसको ऑपरेट कर रहा है, जिसके कंट्रोल में वो ग्रंथि है, वही उस ग्रंथि को रिबैलेंसिंग कर सकता है। सो किसके अंडर वो काम कर रही है? हम तो कॉन्शियसली बता नहीं पा रहे कि अभी वो स्त्राव या जो भी केमिकल्स है वो निर्माण करो। बिना बताए अपने आप वो वर्क कर रहा है। वो वर्क कैसे कर रहा है? तो ऑटोनॉमसली वर्क कर रहा है। अभी ये ऑटोनॉमस सिस्टम क्या है? उसे कहते हैं हम जीन्स। जेनेटिकली माता पिता के माध्यम से जो प्रोग्रामिंग आपके अंदर आया हुआ है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रही है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, सांसें चल रही है, अंदर लाखों ग्रंथियाँ अपने आप काम कर रही है। अपने आप काम कर रही है मतलब ऑटोनॉमसली, हमें इन्हें इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोनॉमसली काम कर रही है। सो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इस ऑटोनॉमस सिस्टम में जो बैलेंस थी, आपके स्ट्रेस की वजह से वो बिगड़ चुकी है, आपके लाइफस्टाइल की वजह से वो भी इम्बैलेंस हो चुकी है। और वो इम्बैलेंस हो चुकी है तो उसका कहीं ना कहीं असर दिखने ही वाला है। इसी वजह से शायद आप नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे, इसी वजह से शायद ऐसे अनेक इश्यूज चल रहे जहाँ पे मेडिकल साइंस भी पकड़ नहीं पा रहा है। सो इसको वापस रीबैलेंस करना है तो यस वी कैन, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू सेल्फ हिप्नोसिस, या जैसे कि एटोसजेशन ट्रांस जो हम देते हैं उसके माध्यम से आप सबकॉन्शियस लेवल पे जाते हैं, और सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर सबकॉन्शियस माइंड को उस तरह से बैलेंसिंग की इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो हमारा शरीर, हमारी ग्रंथियाँ बैलेंस हो जाती है। और कई बार फिर ऐसे इश्यूज़ जो है, इश्यूज़ से हम रिकवरी प्राप्त करते हैं और हम प्रॉब्लम फ्री हो जाते हैं। सो दिस इज़ द परमानेंट सोल्यूशन फॉर सच काइंड ऑफ साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स। और यही वजह है कि आज हमारे पास, जैसे कि हम गर्भ संस्कार के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन गर्भ संस्कार के पहले हमारे वर्कशॉप्स, वेबिनार्स जो चलते हैं गर्भ संस्कार के ऊपर चलते हैं। बट हैरानी की बात यह है कि गर्भ संस्कार के कार्यशाला में लगभग 15% लोग इनफर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी प्लानिंग के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि शुरुआत से वो अभी सफ़र कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ है, और फिर वो पूछते हैं कि सर कैसे, हम शुरुआत कैसे करें? तो उनके लिए वे कौन सा है? वो है बीज संस्कारों का। क्योंकि गर्भ संस्कारों के पहले जो संस्कार होते हैं उन्हें कहा जाता है बीज संस्कार। अभी बीज संस्कार के प्रोसेस में क्या किया जाता है? बीज अच्छा रहेगा तो ही वो फर्टिलाइज होकर वहाँ से ग्रोथ पाएगा, लेकिन बीज ही अच्छा नहीं है तो वो ग्रो होगा, उसकी पॉसिबिलिटीज़ लेस है। और फिर डॉक्टर कहेंगे कि ये केमिकल प्रेगनेंसी है या और कुछ है। सो ये
अनेक माँओं को, अनेक महिलाओं को मैंने देखा है सफ़र करते हुए। साइकोलॉजिकली भी कैसा इफेक्ट होता है वो भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमारे पास में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल, एक माँ थी 6 बार सीरीज ऑफ मिसकैरेज, 6 टाइम। सो वो माँ का साइकोलॉजी किस तरह से डिस्टर्ब होगा 6 बार मिसकैरेज के बाद, हम बिलीव नहीं कर सकते, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। वो माँ आई, वो कपल आए, हमारा प्रोग्राम अटेंड किया, और प्रोग्राम अटेंड करने के बाद कई तो होप्स अंदर से डेवलप हो गए कि नहीं यार यहाँ से कुछ हो सकता है, चलो। अदरवाइज़ उन्होंने होप छोड़ दिए थी कि माँ मैं कभी जीवन में बन पाऊँगी। 6 टाइम का वो जो दर्द है, वो पेन है, वो माँ मतलब भूल नहीं सकती थी। बट फाइनली मातृत्व को उनको एक्सपीरियंस करना था, मदरहुड एक्सपीरियंस करना था, तो उन्होंने हमारे साथ में इस जर्नी को स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। प्रेगनेंसी प्लानिंग से जीएससी फैमिली हमारे साथ में उन्होंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद में वो माँ मुझे मिली। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और वो माँ हस्बैंड दोनों भागते हुए आए, बोले विष्णु सर। हाँ बोलिए। तो उन्होंने कहा कि सर थैंक यू सो मच। मैंने पूछा कि क्यों, क्या हुआ ऐसा? तो उन्होंने कहा कि सर हम जीएससी मॉम हूँ मैं, और ऐसा ऐसा मेरा हिस्ट्री था, 6 टाइम सीरीज़ ऑफ मिसकैरेज, आई वॉज इन लॉट ऑफ पेन, और कहीं से आशा नहीं दिख रही थी कि मैं कभी माँ बन पाऊँ। और ऐसे समय पे आपका हमें ये वर्कशॉप मिला, हमने वर्कशॉप किया, एंड वहाँ पे जो आपने गाइडेंस दिया, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। हमने वापस आपके संग हमारे जर्नी स्टार्ट किया, और ये जर्नी स्टार्ट करने की वजह से आज 6 महीने का बेबी है मुझे, और उसको घर में रखकर हम पति पत्नी आज वॉकिंग आए हैं। सो वो जो उसकी खुशी थी, मुझे उर्मिला नाम था उस मैडम का, तो वो जो खुशी थी उनके चेहरे के ऊपर कि सर मतलब एक्साइटमेंट था, सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ यू सर। सो कैसे? तो उनका जो लिटिल वाइज बना था, पहले कभी तो हमने एक्सपीरियंस किया है या किसी का हमने देखा है, सुना है, तो आज जब आप वापस कंसीव करते हैं तो पहले अंदर वो पॉपअप आना शुरू हो जाता है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं होगा, प्रॉब्लम तो नहीं होगा। सो ये जो डाउट है, इसको क्या कहते हैं, लिटिल वाइस, वो लिटिल वाइस ही है जो आपको वापस और वापस और वापस मिसकैरेजेस करवा रहा है, वापस और वापस और वापस आपको फेलियर दे रहा है। सो ये जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ पे स्टोर हुआ है? आपके सबकॉन्शियस लेवल पे। तो उसका वो फियर अगर हम हटाते हैं, सबकॉन्शियस से ही वो लिटिल वाइस हम निकालते हैं, तो आपका नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल हो जाता है। आपका जैसे कि स्ट्रेस फैक्टर जब हटाते हैं, अभी क्या होता है कि ऐसा एक्सपीरियंस आपको एंजाइटी दे रहा है, आपको दर्द दे रहा है, आपको पेन दे रहा है, आपको डाउट दे रहा है, एंड वही डाउट आपको आउट कर रहा है। सो इस तरह से सबकॉन्शियस लेवल पे एटोसोजिएशन ट्रांस इतने अच्छी तरह से काम करते हैं, आपके बॉडी के बैलेंसिंग के लिए अच्छी तरह से काम करते हैं। पति पत्नी दोनों को मेंटल एंड फिजिकल डिटॉक्स करके अगर इस जर्नी में शामिल किया जाए, बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि चलो शादी हो गई, 3-4 साल फैमिली प्लानिंग किया, प्रेगनेंसी अवॉइड की, अभी लगता है 5 साल हो गए, चलो करियर हो गया, अभी बच्चा चाहिए। जब आप वापस ट्राई करते हैं, उस समय बेबी को सोचते हुए आप कंसीव करने का प्रयास करते हैं, तो उस वक्त बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी बॉडी में जो इम्बैलेंसेस निर्माण हो चुके हैं, बॉडी में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ निर्माण हो चुकी है, बॉडी तैयार ही नहीं है, आपने उसके लिए प्रिपरेशन ही नहीं किया है। आप प्रिपेयर करके अगर इस प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं तो चांसेस आर मोर। और ऐसे अनेक लोगों के एग्जाम्पल्स हमारे पास में। आपने स्पेसिफिकली जो बताया कि मेडिकल साइंस बोलता है इशू नहीं है, बट फिजिकली फेसिंग इश्यूज़, ऐसे सारे इश्यूज़, मेजॉरिटी इश्यूज़ इस प्रोसेस से सबकॉन्शियस माइंड को बैलेंस करने की मतलब सबकॉन्शियस माइंड को दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से, ग्रंथियों को बैलेंस किए हुए, इस बैलेंस करने की वजह से बहुत अच्छी तरह से इजीली कंसीव भी हो चुके हैं, और अपने जर्नी में उन्होंने सेलिब्रेशन भी किया हुआ है। 46 एज में अनेक माएँ हैं जो बेबी को नेचुरली कंसीव करके जन्म दे चुके हैं, और एक मॉम है, शीला सिंह उनका नाम है, 48 एज में उन्होंने कंसीव नेचुरली नहीं किया, बिकॉज शी इज़ द लोनली, मतलब सी इज़ द सिंगल मदर, तो उन्होंने डोनर लेकर कंसीव किया, एंड कंसीव करके 48 की एज में एक क्यूट बेबी गर्ल को जन्म दिया है। कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो ये कैसे अचीव हो रहा है? सो इट्स अबाउट साइकोलॉजी, इट्स अबाउट सेल्फ हीलिंग। एंड अनदर वन थिंग आई वांट टू ऐड, दैट इज़ बहुत बार लोगों को क्या लगता है कि मेरा एज हो चुका है,
मतलब पता नहीं 32 है 34 है, फिर भी कहीं तो पॉपअप दिमाग में आ गया है कि मेरा एज हो चुका है। वो दिमाग में एज आया माइट बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। अगर शीला मैडम जैसी मैडम 48 में भी कंसीव करके स्टोर करके ग्रो कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं। सो एज इज जस्ट अ नंबर, जस्ट आपके तरफ आपकी ओर देखने का नज़रिया क्या बना है, आपके अंदर के लिटिल वॉइसेस कितने हैं। वो लिटिल वॉइसेस मतलब अगर है ज़्यादा लिटिल वॉइसेस है तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, तो उसको हटाना ज़रूरी है। और इस नेचुरल प्रोसेस से, सेल्फ हीलिंग से, सबकॉन्शियस माइंड पे दिए जाने इस एसोसिएशन ट्रांस के माध्यम से हटाया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है और उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं जो अनेक लोगों को मिले हैं। सो ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी कि अगर किसी को भी ऐसा डाउट है तो पॉडकास्ट में पहले ही क्लियर हो गया है कि इफ़ यू आर इन दी एनी एज देन यू कैन कंसीव नेचुरली, और उसके लिए कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ हीलिंग थेरेपी होती है जो आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको 100% रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। सेकेंडली सर, आप मुझे ये बताइए कि शादी के बाद हर औरतों का सपना होता है कि माँ बनना है और सारी चीज़ें होती हैं। आप गर्भ संस्कार करवाते हैं, आपके पास अलग अलग तरीके की लेडीज़ आती होंगी। क्या हर बॉडी एक ही जैसा रिस्पॉन्स करती है या अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है? क्योंकि क्या है ना कि समाज में ऐसा तो ताना मिलना शुरू हो जाता है कि उसकी भी प्रेगनेंसी हुई थी, उसकी तो अलग हुई थी, तुम कैसे नहीं झेल रही हो, तुम क्यों नहीं काम कर रही हो। तो ये सारी चीज़ें भी एक औरतों को सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती है। सो इसका क्या एक सल्यूशन है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? नहीं, आपने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि नॉर्मली हमारा आज तक का जनरेशन बना हुआ है, जो पहले जो सासू माँ घर में है या माँ है, सो उनको लगता है कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हुई, हमें बच्चे नहीं हुए, जो आज तुम ये अभी से कुछ ये शुरू किया हुआ है, जैसे कि गर्भ संस्कार के अलग अलग थेरेपीज ले रही हो, ये कर रही हो। गर्भ संस्कार का ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई क्लास कर रहे तो भी लोग ताने मारते हैं कि हमें बच्चे नहीं हुए, ये अभी आई जो कोक में ही सिखाने के लिए रेडी हो गई है, कोक से ही सिखा रही है। सो ये अलग अलग ताने हैं, लेकिन साइंस अगर अंडरस्टैंड करेंगे, जो जनरेशन गैप हम कहते हैं, कुछ साल पहले का एनवायरनमेंट अगर देखेंगे, सिचुएशंस देखेंगे, तो उस समय इस तरह का इतना स्ट्रेस और लाइफस्टाइल ऐसा नहीं था। लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे कुछ मॉडिफिकेशंस शरीर में होते हैं, ह्यूमन सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इसी वजह से जैसे कि कुछ सालों पहले हम देखेंगे तो नेचुरली ही मेजॉरिटी माँओं की डिलीवरीज होती थी, सी सेक्शन या ये पता ही नहीं था। आज इतनी मात्रा में सी सेक्शन करने पड़ रहे, क्यों? एक इंसान को अगर हमने छोड़ा तो इंसान छोड़कर ऐसा कौन सा दूसरा एनिमल है जिनको सी सेक्शन किया जा रहा है, और वो भी इतनी मात्रा में करवा रहे हैं। नेचर में बाकी मतलब एनिमल जो भी है उनका डिलीवरी तो नॉर्मल, उनका प्रोसेस तो नॉर्मल हो रहा है, फिर इंसानों में ही क्यों कट लगाया जा रहा है? वाई? बिकॉज इंसान के माइंडसेट में कहीं तो कुछ चीज़ें बैठ गई है, जैसे फियर। ऐसा कहा जाता है कि द पेन इन द मेंटालिटी इज़ मोर देन द पेन इन रियलिटी। मन का जो दर्द है ना, वो रियल दर्द से भी अधिक ज़्यादा है, और वो मन का जो दर्द है मतलब रियलिटी में वो पेन फेस करने से पहले ही उस दर्द को मन में हमने इतना ग्रो किया है, इतना बड़ा किया है कि रियलिटी को फेस करने की क्षमता ही नहीं है आपके पास में। सो गिव अप कर दिया है लोगों ने। और वो अगर हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे, जैसे कि आपका माइंडसेट अच्छा बनाएंगे, सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, तो आपका फेसिंग पावर बढ़ जाता है, आप बहुत अच्छी तरह से आगे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपका बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल आपने बताया कि अलग अलग, यस, इंसान अलग है, हर इंसान की मतलब जो स्ट्रेंथ अलग है, बॉडी का ह्यूमन सिस्टम अलग है, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मतलब कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, ग्लास आधा भरा हुआ है या ग्लास आधा खाली है। सो भरा है तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, भरा हुआ है आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ है, यू आर होपिंग, बट देयर आर सम पीपल जिनको दिख रहा है कि ग्लास आधा खाली है, सो दे आर लुकिंग एट द निगेटिविटी। सो लाइफ में भी ऐसा ही, आप क्या देख रहे हैं, आप किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो सिचुएशंस आएंगे, अलग अलग सिचुएशंस आएंगे, फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि जो पुराने लोग हैं वो आज भी ताने मारते हैं, इवन इनफर्टिलिटी के लिए आज भी दोषी ज़्यादा किसको माना जाता है, मतलब
स्त्री को ही वो दोष दिया जाता है कि यू आर द प्रॉब्लम, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बट मुझे लगता है कि अभी जनरेशन बदल गया है। साइंटिफिकली अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें बदल चुकी है और आज की स्त्री हर क्षेत्र में आगे बढ़ चुकी है। आज की स्त्री भी बहुत कुछ कर सकती है। ऐसे अगर कोई ताने मार रहा है, ऐसा अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, तो उसको इग्नोर करके इस प्रोसेस के ऊपर विश्वास रखना होगा। एक चीज़ हमेशा मैं बोलते आया हूँ कि बिलीविंग इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर अचीविंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ। आपका पहला विश्वास होना जरूरी है। आपका विश्वास ही नहीं है, आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपका विश्वास ही नहीं है, आप कुछ देख रहे, सुन रहे, पढ़ रहे, कैसे आपका विश्वास ही नहीं है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। विश्वास यानी क्या है? आप अंदर से कन्विंस है तो ही आपका बॉडी रिसेप्टिव बनेगा। कन्विंस नहीं है तो ऐसे कौन सी भी, फिर वो चाहे थॉट हो या कोई भी चीज़ हो, बॉडी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, किसी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो कन्विंस होंगे तो ही आगे आपका जर्नी स्टार्ट हो सकता है। सो विश्वास के संग किसी भी जर्नी में, किसी भी माहौल में आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आपको नहीं होगा ऐसा कुछ भी चीज़, मुझे लगता है कि नहीं है। एवरीथिंग कैन अचीव, बस आपका विश्वास होना चाहिए। सो कितनी शिद्दत से आप वो अपेक्षा करते हैं पता नहीं, बट अगर वो शिद्दत से मांगेंगे तो पूरी कायनात मतलब आपको हेल्प करने की साजिश करेगी। राइट। जब से कोविड आया है ना, तब से हम कुछ अलग तरीके के जो बच्चे हो रहे हैं, हम लोग कुछ अलग देख रहे हैं। जैसे अब डे केयर में चले जाइए या प्ले स्कूल में आप चले जाइए, वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटी कुछ अलग तरीके की दिख रही है। जैसे बहुत ही ज़्यादा हाइपर बच्चे दिख रहे हैं, हाइपर एक्टिव है, चिड़चिड़े हो रहे हैं, या वो किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं बनाना चाह रहे हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें हम गर्भ संस्कार में कवर कर सकते हैं जिससे कि बच्चों में ये सारे प्रॉब्लम्स ना आए, जो कि एक अलग तरीके से वो दिख रही है आज के डेट में? एब्सोल्युटली यस। कैसे सच में ये रिकवर कर सकते हैं? कहते हैं ना कि जैसे रूट है वैसे ही फ्रूट होते हैं। सो रूट में क्या है? जब पिता से बीज आया है, वो छोटा सा बीज स्त्री गर्भ में आता है, स्त्री के प्लासेंटा से जुड़ जाता है, और सिर्फ जुड़ता नहीं बल्कि अगले 9 महीने वहाँ पे रुकता है। उस 9 महीने के दौरान इमेजिन कीजिए कितना छोटा सा बीज आया हुआ है। वो बीज एक पर्सनालिटी में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। हाथ, पैर, कान, नाक, ब्रेन, पूरा पैर के नाखून से लेकर सिर के बालों तक पूरा पर्सनालिटी बन रहा है। वो पर्सनालिटी कौन बना रहा है? बीज तो इतना सा आया था, अभी वो पूरा एक पर्सनालिटी बना हुआ है, एक बच्चा बन चुका है। कौन बना रहा है? कोई बाहर से आकर बना रहा है? नहीं, इट्स ओन बॉडी। स्त्री का जो शरीर है, स्त्री के अंदर जो एटोनोमस मैकेनिज्म मिला हुआ है बीज आने के बाद उसको ग्रो करने का, उसके माध्यम से वो बनाया जा रहा है। यस और नो? स्त्री बना रही है, बाहर से कोई आकर नहीं बना रहा है। बाहर से तो बीज आया है, उस बीज को आकार देने का काम कौन कर रहा है? वही स्त्री कर रही है। उस बीज को स्वभाव देने का काम कौन कर रही है? वही स्त्री कर रही है। उस बीज को संस्कार, स्वभाव, स्वरूप और कैपेसिटीज़, कौन सी कैपेसिटीज़? जैसे हम कहते हैं ग्रास्पिंग कैपेसिटी, वो ग्रास्पिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेसिटी, वो सारी चीज़ें उस बीज को वही माँ उस 9 महीने के दौरान दे रही है। अभी जो आपने बताया वो सही कहा कि कोविड के बाद शायद अटेंशन स्पैम बड़ा होगा या पता नहीं, बट एक चीज़ ज़रूर है कि ऑटिज़म और ADHD प्रॉब्लम, ADHD यानी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, जो आपने कहा कि हाइपर एक्टिव बेबीज़ बहुत दिख रहे, सही मायने में बहुत सारे बेबीज़ आज लगभग 30-35% बेबीज़ इस तरह से प्रॉब्लमेटिक निर्माण हो रहे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है रूट यानी गर्भ। अगर माँ ही आज देखेंगे तो सुबह से लेके शाम तक ये माँ क्या है, मोस्टली विमेंस आज वर्किंग है। सो सुबह से लेकर शाम तक वो माँ खुद की जिम्मेदारी ले रही है, हस्बैंड की जिम्मेदारी ले रही है, घर की जिम्मेदारी ले रही है, ऑलरेडी बेटा बेटी है तो उनकी जिम्मेदारी ले रही है, ऑफिस की जिम्मेदारी ले रही है, वो पूरा जिम्मेदारी ले रही है। और इन सारी जिम्मेदारियों के दौरान वो माँ भूल चुकी है और एक जिम्मेदारी जो नेचर ने उसको सौंपी है। नेचर ने उनको सौंपी है 9 महीने बेबी को डिज़ाइन करने की जिम्मेदारी, कुक के अंदर संतान को वो क्वालिटी देने की, वो कैपेसिटी देने की, वो स्वभाव स्वरूप संस्कार देने की जो
जिम्मेदारी है, वो माँ कहीं तो भूल चुकी है। सो माँ को पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक कई बार ये वर्किंग माँ भूल चुकी है कि आज मेरे कोख में संतान भी है। वो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट है ही नहीं है बेबी के संग, क्योंकि दिमाग में आया ही नहीं, सुबह से लेके वो बिजी है काम में। सो बेबी के लिए वो कहीं पे समय नहीं दिया है, तो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है। सेकेंड थिंग, प्रेगनेंसी के दौरान माँ क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसीज़ में एक्सपोज्ड है। हाई फ्रिक्वेंसीज़ में एक्सपोज्ड है मतलब क्या, वो लो फ्रिक्वेंसी में नहीं है। ब्रेन की फ्रिक्वेंसी, पीस और स्टेबिलिटी अगर आप चाहते हैं, बच्चा भी पीसफुल और स्टेबल बने, ऐसा अगर आप चाहते हैं, तो माँ को 9 महीने के दौरान पीसफुल और स्टेबल रहना ज़रूरी है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए कि 100 लोग हम एक हॉल में बैठे हुए हैं और उस हॉल में साइलेंट कोई तो एकदम पीसफुल ऐसा म्यूज़िक बजाया जाएगा। 10 मिनट के बाद में उस हॉल का माहौल कैसा होगा? पीसफुल साइलेंट होगा। और उसी हॉल में यदि डीजे लगाया तो डीजे लगाएंगे तो कुछ लोग उठकर नाचेंगे, डांस करेंगे, और कुछ बैठे बैठे हाथ पैर हिलाना शुरू करेंगे, ठेका पकड़ लेंगे। यस और नो? मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली साइंटिफिकली क्या हुआ है, म्यूज़िक यानी क्या है? तरंग है, फ्रीक्वेंसीज़ है। जब हमने लो फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक प्ले किया, वो लो फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक कान के माध्यम से ब्रेन तक पहुँचा, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस हो गई, और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज रिड्यूस हो गई तब पीस और स्टेबिलिटी आ गई। मतलब आपके हाथों पैर की भी हिलना बंद हो गया, आप एकदम स्टेबलाइज हो गए, पूरा हॉल एकदम साइलेंट हो गया। और उसी हॉल में जब हमने हाई फ्रीक्वेंसी का म्यूज़िक बजाया, यानी डीजे वाला म्यूज़िक सुना, सो हाई फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक कान के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हाई हो गई, और जब ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज हाई हो गई तब क्या हुआ? हाथों पैरों की हलचल होनी शुरू हो गई, मतलब स्टेबिलिटी गई। सो ब्रेन फ्रीक्वेंसी साइंस ये बताता है कि हायर द ब्रेन फ्रीक्वेंसी लोअर द पीस एंड स्टेबिलिटी, एंड लोअर द ब्रेन फ्रीक्वेंसी हायर द पीस एंड स्टेबिलिटी। सो जितना आप पीसफुल और स्टेबल बेबी पाना चाहते हैं, उतना ब्रेन का फ्रीक्वेंसी माँ का इस प्रेगनेंसी के दौरान लो रहना ज़रूरी है। बट नॉर्मली आजकल उल्टा होता है। क्या होता है? हर किसी के पास में फ़ोन है, हर किसी के पास में ईयरबड्स है, बस हर कोई हाई फ्रीक्वेंसी में एक्सपोज्ड है, मतलब एकदम डीजे वाले गाने सुन रहा है। सो हाइयर फ्रीक्वेंसी, और नॉट ओनली दिस म्यूज़िक्स जो हम सुन रहे हैं वो भी है, और बाहर हम घूमेंगे तो भी हर जगह पे डीजे चल रहा है, शादी का फंक्शन है डीजे चल रहा है। सो ऐसे जो हाई फ्रीक्वेंसीज़ है वो आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज़ बढ़ा रही है, और ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से आपका पीस और स्टेबिलिटी जा रहा है। और यही रीज़न है जहाँ पे बच्चे भी फिर क्या हो रहे हैं? हाइपर एक्टिव बन रहे हैं। वो पीसफुल स्टेबल नहीं है। बच्चे अगर पीसफुल स्टेबल पाना चाहते हैं तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान खुद को पीसफुल स्टेबल रखना चाहिए। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है पता है? स्वामी विवेकानंद जी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की माता अगर देखेंगे, भुवनेश्वरी नाम था उनका, तो वो घंटों तक मंदिर में जाकर मेडिटेशन की गहरी अवस्था में मेडिटेशन की डीप अवस्था, मेडिकली अगर हम देखेंगे, ईज लगा कर देखेंगे तो वो क्या है? लो फ्रीक्वेंसी में पाई जाती है। हाई लेवल ऑफ मेडिटेशन इज़ द लो स्टेज ऑफ ब्रेन फ्रीक्वेंसी। सो वो ब्रेन फ्रीक्वेंसीज को लो करने के लिए आइदर आप स्पेशली डिज़ाइंड अल्फ़ा फ्रीक्वेंसी के म्यूज़िक प्रेगनेंसी में सुनने चाहिए अगर आप बेबी पीसफुल स्टेबल पाना चाहते हैं, तो आइदर आपको डीप लेवल, खुद को भूल कर उस डीप लेवल की मेडिटेशन की अवस्था में रहना चाहिए। अगर वैसे रहता तो डेफिनेटली वो पीस और स्टेबिलिटी आपको दिखेगी। जीएससी में हमारे, जीएससी यानी गर्भ संस्कार चैलेंज, हमारा जो कम्युनिटी है, तो जीएससी फैमिली हम बोलते हैं। उस जीएससी फैमिली में एक कपल थे। वो कपल बिज़नेस के सिलसिले में हमेशा घूमते रहते थे, पूरे विश्व में अनेक जगह पे घूमते रहते थे। तो उस कपल ने कई साल प्रेगनेंसी अवॉइड की। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि बेबी आएगा तो फिर फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें घूमना फिरना रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, और वो रिस्ट्रिक्शंस को सोचते हुए उन्होंने प्रेगनेंसी डिले किया। बट फाइनली मदरहुड एक्सपीरियंस करना ही था, तो डिसाइड किया कि करना है। बट कैसे? उन्होंने मेरा वर्कशॉप वेबिनार अटेंड किया, वहाँ से उनको क्लैरिटी मिली, बूस्ट मिला कि नहीं प्रेगनेंसी तो करनी चाहिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर उन्होंने शुरुआत की, प्रेगनेंसी प्लानिंग से हमारे साथ में जुड़े, कंसीव हुए, और कंसीव होने के बाद में बेबी भी हुआ, बेबी गर्ल हुई, उनको निहिरा उसका नाम है।
तो ऐसे ही ऑनलाइन वर्कशॉप में वो शेयरिंग के लिए आए थे, उनका जस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आए थे। तब उस माँ ने बताया कि सर थैंक यू सो मच, हमारे दिमाग में इतने सारे डाउट थे प्रेगनेंसी शुरू करने से पहले, आपका वर्कशॉप अटेंड किया, क्लैरिटी मिली, पॉजिटिविटी मिली, हमने स्टार्ट किया और आज मैं गर्व से बता सकती हूँ कि ये सारी प्रोसेस फॉलो करने की वजह से क्या हुआ है। हमारे मन में डाउट था कि हमारा फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ सर। आज मेरी बेटी निहिरा 20 महीने की है और 20 महीने की एज में हमने 45 फ्लाइट्स, 19 कंट्रीज़ और 3 कॉन्टिनेंट घूम कर आए। बेबी इतना काम है, इतना कूल है, इतना शांत है कि बस किसी भी तरह का तकलीफ़ नहीं है। वी आर सेलिब्रेटिंग आवर मदरहुड, पेरेंटहुड। सो दिस इज़ द इम्पैक्ट। और कई सारे बच्चे ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई सारे। सो रूट पे काम करना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, आज इस 9 महीने के प्रोसेस में वर्किंग माओं को समय नहीं है बेबी को देने के लिए। हम मैटरनिटी लीव का इस्तेमाल करते हैं, कब करते हैं? लास्ट डिलीवरी के बाद मोस्टली। सो डिलीवरी के बाद जहाँ पे ADHD का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है, डिलीवरी के बाद जहाँ पे अगर शायद आपका बच्चा कुछ कहते हैं ना कि बौद्धिक क्षमताएँ कम है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट उनके नहीं हुए हैं, या कुछ इश्यूज़ है, ऑटिस्टिक बेबी है, क्या करेंगे डिलीवरी के बाद? आप वापस डाल सकते, वापस कोक में ला सकते कि उस टाइम अगर आपको याद आ रहा है कि सर ने बताया था कि कोक के दौरान बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं, इज़ इट पॉसिबल? नहीं। सो हम डिलीवरी के बाद में सारे लोग एक्शन लेने के लिए तैयार है, बट जहाँ पे रूट है, जहाँ पे बन रहा है, सोचिए ना, पैर के नाखून से लेके सिर के बालों तक पूरा बेबी, पूरा शरीर और पूरा अंदर का सॉफ्टवेयर अंदर बन रहा है, बाहर नहीं बन रहा है। बाहर आने के बाद तो वो ज्ञानी बन रहा है। कैसे? ज्ञानेंद्रिय लेकर आ रहा है, ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से इस विश्व का ज्ञान ग्रहण करने का काम ये बेबी कर रहा है। वो ज्ञान लेकर नहीं आ रहा है, ये विश्व ज्ञान का महासागर है। जितनी बेहतर कैपेसिटी रहेगी ज्ञान लेने की, उतना बेहतर ज्ञान वो संतान प्राप्त कर पाएगा, बहुत जल्दी ज्ञान ले पाएगा। उनकी कैपेसिटी अगर अच्छी होगी, कैपेसिटी ही अच्छी नहीं है तो करेंगे क्या? बिल्कुल आपने सही बोला। गर्भ संस्कार इट्स ऑल अबाउट, जो हम बहुत पुराने समय से भी देखते आ रहे हैं। अगर छत्रपति शिवाजी ने जन्म लिया है जीजाबाई की कोख से, तो आप उन्हें देख लीजिए, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे होते हैं। और पहले गर्भ संस्कार को बहुत ज़्यादा मायने दिया जाता था, जो हम अब धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, या हमारे फैमिली भी उस चीज़ों को भूलते जा रही है। गर्भ संस्कार के लिए स्पिरिचुअल होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि जिनकी माएँ बहुत स्पिरिचुअल रही है, जिनके पेरेंट्स बहुत स्पिरिचुअल रहे हैं, उनके बच्चों ने देश विदेश में बहुत बड़ा नाम किया है। सो ये क्यों ज़रूरी है? साइंटिफिकली जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट यू आर अचीविंग। स्पिरिचुअलिटी मीन्स आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ मेडिटेशन, ध्यान धारणा कर रहे हैं। सो आप मंत्र जाप भी कर रहे हैं, आप ध्यान धारणा भी कर रहे हैं, मेडिटेट भी कर रहे हैं, तो उसका असर एग्जैक्टली क्या हो रहा है? मैंने साइंटिफिकली अभी बताया कि जब आप ध्यान धारणा में है, तो वो अवस्था यानी क्या है कि आपके ब्रेन की लो फ्रीक्वेंसी की अवस्था। फिर वो लो फ्रीक्वेंसी आप मेडिटेट करके अचीव करो या म्यूज़िक सुनकर अचीव करो। अगर ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज आप लो रखने में कामयाब है, इसका मतलब आपके बच्चे के अंदर भी उसके रिफ्लेक्शंस मिलने वाले हैं। सो साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट, आपका मेडिकली साइंटिफिकली आपका स्टेजेस क्या है, वो स्टेज में अगर आप है तो उसका इम्पैक्ट होने वाला है। फिर आप उसको स्पिरिचुअलिटी कहिए या साइंस कहिए, इट डजेंट मैटर, और रिजल्ट्स मैटर। और अगर इस प्रोसेस के माध्यम से आपको अगर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, कुछ अच्छा बदलाव मिलने वाला है, तो यस, आज के ज़माने में ये फॉलो करना ज़रूरी है। और जैसे आपने एक शब्द बोला कि गर्भ संस्कार, बहुत मतलब उसको इतिहास है, हिस्ट्री है, बहुत पुराना ऐसा ये कल्चर भारत में फॉलो किया जाता था। आज के ज़माने में वो कल्चर कहीं तो वैनिश हो रहा है। इसका रीज़न ऐसा है कि हम क्या है कि वेस्टर्न कल्चर को अट्रैक्ट हुए। हमारे यहाँ पे जब कहा जाता है कि यार बेबी को, आपका ये जो बेबी है कोख में आया हुआ जो बीज है पिता से, वो बीज सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए ही आपके पास में, 9 महीने के लिए ही आपके यूट्रस में, जीवन में कभी भी वो वापस आपके यूट्रस में नहीं आने वाला है। ओनली 9 मंथ, कितना गोल्डन पीरियड है ये। लेकिन वो 9 महीने का समय भी हम उस बेबी को नहीं दे रहे, और अगर ये मिस किया तो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस हो रहा है, कितना बड़ा सफरिंग। मतलब आप
जो मैं बार बार कहता रहता हूँ कि माँ कौन है, माँ डिज़ाइनर है। माँ को ही क्यों ये वरदान दिया हुआ है, क्योंकि पिता नहीं कर सकता है शायद। इस दुनिया में सबसे ग्रेट और बेहतर अगर कौन है तो वो है स्त्री, क्योंकि इस विश्व का निर्माण पिता नहीं कर रहा है, विश्व का निर्माण माँ कर रही है। माँ डिज़ाइनर है। जैसे कुम्हार दीवे रौ मट्टी को आकार देने का काम करता है, माँ पेट के गोले को आकार देने का काम करती है। सो कुम्हार मिट्टी के गोले को आकार देता है, माँ पेट के गोले को, अपने कोक के गोले को आकार देने का काम करती है। वो आकार देने का महत्वपूर्ण जो काम है वो स्त्री को सौंपा हुआ है। सो स्त्री अगर चाहेगी, सोचेगी, निर्णय और निश्चय करेगी तो विश्व को बदल सकती है। परिवर्तन को जन्म देने वाली स्त्री है। स्त्री सिर्फ बेटा या बेटी को जन्म नहीं देती, स्त्री विश्व को जन्म देती है। इसलिए स्त्री ग्रेट है और उसका ग्रेटनेस उसको पता होना जरूरी है। आपने बहुत सही बात कही सर। मैं एक रियलिटी की अगर बात करूं, जो मोस्टली लोग मुझसे कन्विंस होंगे, जो ट्राई कर रहे हैं या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उनको बार बार कोशिशें हो रही हैं, बार बार एक नए होप को जन्म दिया जा रहा है। ये सोचा जा रहा है कि अब वो होगा जो हम चाहते हैं, जो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन बार बार वो होप किसी ना किसी रीज़न की वजह से, चाहे मिसकैरेज हो जाए 3रे महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने में, या आपको कैरी करने की ही खुशी ना मिले, तो लोगों को ये सब बातें ना फालतू लगने लगती है। उनको लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है, मेरी किस्मत में ही नहीं है तो मैं कुछ भी कर लूँ, कैसे पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है। ज्योतिष को दिखा लेते हैं, हर चीज़ें कर लेते हैं, एंड उन्हें फिर ये पता चलता है कि मेरे पास तो है ही नहीं ये सुख भोगने का प्रारब्ध, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे निराश लोगों को आप कैसे अपने वर्कशॉप में या इस तरीके से या अपने वीडियोस में कैसे आप उन्हें बताते हो, गाइड करते हो? पहली बात तो कैसे होता है कि निगेटिविटीज़ जो है, निगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करती है। आप अगर एनवायरनमेंट बदलेंगे, पॉजिटिविटी के संग रहना शुरू करेंगे, तो कहते हैं ना कि सूखा पौधा भी अगर उसको भी पानी दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हरा हो जाएगा। और सूखा पौधा अगर सूखे हुए ज़मीन में ही रहेगा तो वो कभी फूलेगा, उसको पत्ते आएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सो एनवायरनमेंट यानी आपके अराउंड का एनवायरनमेंट, जैसे कि पीयर ग्रुप हम कहते हैं, किस तरह के लोगों में हम रहते हैं, दैट इज़ आल्सो मैटर फॉर योर माइंडसेट। बॉडी में चेंजेस होते हैं। एपिजेनेटिक्स नाम का एक टॉपिक अभी है। एपिजेनेटिक्स में क्या बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब डीएनए में चेंज होता है, डीएनए बदल जाता है। डीएनए कैसे बदलता है? डीएनए में जो चेंजेस होते हैं वो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं। सो आप अगर उस तरह के एनवायरनमेंट में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली उस तरह का पॉजिटिव चेंज होता है। आप अगर निगेटिव एनवायरनमेंट में है तो और भी निगेटिविटीज़ के अंदर जाएंगे। सो जब लोग जीएससी में जुड़ते हैं, प्रेगनेंसी प्लानिंग के, इनफर्टिलिटी के लोग, तो आप सारी महिलाएं एक ग्रुप में है, आप पति पत्नी ग्रुप में है। वहाँ पे हर कोई रोज़ न्यूज़ डाल रहा है कि आई एम कंसीव्ड, गुड न्यूज़। सो सारे लोग ऐसे ही है और वहाँ पे हर रोज़ आपको न्यूज़ मिल रही है, हर रोज़ कोई ना कोई गुड न्यूज़ दे रहा है, तो क्या निर्माण होगा आपके मन? होप्स। लेकिन जहाँ पे आप ऐसे ग्रुप में जुड़े नहीं है और हर रोज़ आपको ताने दिए जा रहे हैं, सो आपके मन में क्या आएगा? आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आप फाइनली कहेंगे कि नहीं यार, मेरे जीवन में वो सुखी नहीं है, आप गिव अप कर देंगे। सो होप्स इज़ द ओनली वन वे। जैसे कि हमें बर्थ मिला है, आज हम जी रहे, किस होप पे जी रहे? मतलब कहते हैं ना कि मृत्यु, डेथ इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम सत्य है, सत्य है, फिर भी हम जी रहे ना, किस बेसिस पे जी रहे कि कल हम उठेंगे, कल हम कुछ करेंगे। सो वो होप ही है जो हमें जीवित रखा हुआ है। सो यहाँ पे भी होप आपको जीवित रखेगा, और होप रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, तो डेफिनेटली वो हरियाली वापस आएगी। इज़ इट पॉसिबल? और रीजनरेशन कहते हैं ना कि हमारा बॉडी हमारे शरीर को रिपेयर करने के लिए बना हुआ है। रिपेयरिंग इज़ पॉसिबल। जैसे रात को हम सोते हैं, क्यों नींद क्यों दी है भगवान ने? नींद इसलिए दी है कि बॉडी के अंदर ऑटोनोमसली ये मशीन जो है कंटिन्यूसली काम कर रहा है। सेल्स बन रही है, सेल्स डाई हो रही है, बहुत जब काम कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, बात कर रहे, कुछ भी कर रहे, तो हमारे अंदर की कई सारी फंक्शंस वर्क हो रही है, उनमें वियर एंड टियर हो रहा है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ सेल्स डाई हो रही है। सो ये जो पूरा शरीर यूज़ हो रहा है, वो यूज़ हुआ शरीर, अंदर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेंटेनेंस, रिपेयर उसका करना ज़रूरी है। जब हम रात को सोते हैं तो उस नींद के दौरान हमारी बॉडी क्या करती है, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए उनको रिपेयर करने का काम करती है। सो नींद इज़ द बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। जितनी अच्छी नींद है, फिर वो स्ट्रेस फैक्टर,
मतलब कंप्लीट अनडिस्टर्ब्ड जो नींद है 6, 7, 8 घंटे की, जिसको अच्छी नींद है वो हमेशा आपको फ्रेश दिखेगा, वो बीमार नहीं गिरेगा। अच्छी नींद है यानी पूरा बॉडी अंदर रिपेयर कर रहा है, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपके अंदर वो अच्छा मतलब आप मेंटेन रहोगे। सो वो नींद अच्छी होनी ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो लोग ऐसे इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, पहले तो उनकी नींद गायब हो जाती है, क्योंकि दिन भर रात भर दिमाग में वही सोच रहती है कि ऐसा मेरे जीवन में सुख है नहीं है, कोई ताने मार रहा है। फिर मतलब हर कोई पहले ही दुखी है, पहले ही मरा हुआ है, और लोग आकर उसको वापस मार रहे हैं। तो पहले यहाँ पे एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, और एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए 2-3 पर्याय हैं। जैसे जो मैं कहा कि सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर आपका एटोनोमस सिस्टम में ही कुछ परिवर्तन करना, बॉडी को बैलेंसिंग करना, आपको पॉजिटिविटी देना, आपको सबकॉन्शियस माइंड से ही ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो शब्द है, ऐसे जो भी उनको इग्नोर करने के लिए सिखाना। एफर्मेशन जैसा टेक्निक है जहाँ पे आप खुद को पॉजिटिविटी देते हैं एफर्मेशंस के माध्यम से, और वहाँ से फिर आप एक जैसे कि एफर्मेशंस देते हैं तो आपका एक एक सेल चार्ज हो जाता है। मैं हमेशा बताता हूँ, मतलब जो माएँ वर्कशॉप में आती है मैं बोलने के लिए लगाता हूँ, से यस आई एम अ ग्रेट मदर, यस आई एम अ करेजियस मदर। माँ को हमेशा बताते आया हूँ कि लोग आपको क्या कहते हैं ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप अपने आप को क्या बताते हैं उससे फ़र्क पड़ता है। सो आप अपने आप को क्या बता रहे कि फ्रस्ट्रेशन में कि नहीं मैं माँ नहीं बन सकती, कभी नहीं बनेंगे। फिर आपको मैं इस माँ को हमेशा बताता हूँ कि यू आर अ शेरनी। शेर के बच्चे को शेर का बच्चा कहा जाता है, वैसे आप भी शेरनी हो, आप ऑर्डिनरी माँ नहीं है, आप एक ग्रेट माँ है। खुद को अगर आज से आप बताना शुरू करते हैं कि यस आई एम अ ग्रेट मदर, एक दिन पूरा विश्व आएगा और आपको बताएगा कि यस यू आर अ ग्रेट मदर। शुरुआत अपने आप से तो करो। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करते, हम दूसरों के ऊपर विश्वास रखते हैं। आपका बॉडी है, पैर के नाखून से सिर के बालों तक ये आपका शरीर है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप है, पहले उसे स्वीकार लो। जैसे है वैसे स्वीकारो, वो अपने आप को रिपेयर करेगा, वो आपको अपने आप को रीजेन्युएट करेगा। राइट बहुत अच्छी बात आपने सर बताई। अब मैं कुछ आखिरी में कुछ मिनटों में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस जो क्विक एंड शॉर्ट क्वेश्चंस है जो लोगों के मन में चल रहा है वो पूछना चाहूँगी, जिसका आंसर मैं चाहूँगी कि 1-2 लाइन में लोगों को आप दे, ताकि उनको समझ में आए कि आखिर क्या चीज़ें हो रही हैं और किस तरीके से हो रही हैं। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि आपके अनुसार गर्भ क्या है? गर्भ क्या है? गर्भ नवनिर्मित है, नेचर ने दिया हुआ रोल है, नवनिर्माण करने का वो मौका है, वो अवधि है, वो संधि है। बीज संस्कार और गर्भ संस्कार क्या बहुत अलग है या किस तरीके से काम करता है? बहुत अलग है, दोनों में भी बहुत अंतर है। बीज संस्कारों में दोनों का रोल आता है, गर्भ संस्कार में दोनों का रोल आता है, बट डायरेक्ट रोल स्त्री का है गर्भ संस्कार में। बीज संस्कार में पति पत्नी दोनों का रोल आता है। ओके अब हम गर्भ संस्कार की तरफ आगे बढ़े तो हम अगर गर्भ संस्कार करवा भी रहे हैं और आपस में कपल अगर लड़ रहे हैं तो उसका असर बच्चे पे क्या पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। जब भी आप लड़ते हैं स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल्स तैयार होते हैं, और कॉर्टिसोल अगर निर्माण होता है तो बेबी का ग्रोथ रुक जाता है। और अगर गर्भ संस्कार के दौरान अगर प्रेगनेंसी चल रही है, उस समय अगर कोई लेडी बहुत हाई वॉल्यूम मूवीज़ देखती है, थिएटर में जाके मूवीज़ देखती है, तो उसका क्या असर होता है? बहुत 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 बुरा असर होता है, क्योंकि मैं हमेशा बताते आया हूँ कि आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसका गलत और सही दोनों असर होता है। सो इसके ऊपर मतलब प्लान करके बाई चॉइस जो भी करना है बाई चॉइस करना है, मतलब क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न पता होना चाहिए आपको। IVF अगर कोई करवाना चाहता है और उसे लगता है कि उसका बॉडी अलाउ ही नहीं कर रहा और किसी चीज़ के लिए IVF ही ऑप्शन है, तो क्या IVF सीधे जाके करवा लेना बिना अपने बॉडी को प्रिपेयर किए रिजल्ट देता है या नहीं? नहीं, पहली बात तो कोई भी वैसे डायरेक्टली किसी का भी माइंडसेट नहीं है, कोई भी तैयार नहीं होता है, बॉडी भी तैयार नहीं होती है। हम बाहर से जो कुछ भी लेते हैं, मतलब हार्मोनल इंजेक्शंस लेते हैं, कुछ करते हैं, तो वी आर प्लेइंग। मुझे लगता है फर्स्ट वी शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ, ट्राई समथिंग, एंड देन अगर नहीं है, अंतिम चारा कोई है ही नहीं है, मेडिकली बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, देन यू कैन गो फॉर IVF IUI प्रोसेस। जब प्रेगनेंसी होती है उसके लिए कुछ मिथ्स होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं, तो उसे आप अपने गर्भ संस्कार के वर्कशॉप में कैसे क्लियर करते हैं? पहला मिथ तो ये है कि लोगों को लगता है कि किताब पढ़कर गर्भ संस्कार किए जा सकते हैं,
किताबों से गर्भ संस्कार नहीं होते, किताबों से आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं मिलता है। दूसरा मिथ ये होता है कि हमने 2 दिन का वर्कशॉप किया है तो अभी गर्भ संस्कार कर लिए। 2 दिन में वर्कशॉप में गर्भ संस्कार नहीं होते, क्योंकि बेबी 1 दिन में या 2 दिन में ग्रो नहीं हो रहा है, वो हर रोज़ उस माँ के गर्भ में बढ़ रहा है। इसलिए इट्स अ कंप्लीट 9 मंथ जर्नी। सो हर दिन गर्भ संस्कार होते, 1 दिन नहीं होते। इसके अलावा भी बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे ग्रहण के बारे में है या बहुत सारी चीज़ें। ग्रहण के बारे में तो बहुत बड़ा मिथ होता है कि ग्रहण है तो घर से बाहर मत निकलो, बच्चे में डिफेक्ट होगा, ये होगा वो होगा। मैं उसको डिनाई करता हूँ। डिनाई इसलिए कि पहले का सिचुएशन ऐसा था कि गर्भ में जो बच्चा बढ़ रहा है वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसके हाथों पैरों की डेवलपमेंट क्या है, कुछ है, मोस्टली हम देख नहीं पाते थे। आज मेडिकल साइंस डेवलप हो चुका है, आप स्क्रीन के ऊपर बेबी को देख रहे हो, उनके हाथों पैरों को देख रहे हो, उनके ग्रोथ को देख रहे हैं। तो ऐसे समय पे कितना उसके ऊपर बिलीव करना है कि ग्रहण मतलब वो ग्रहण के दौरान कुछ चीज़ें संभालनी है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर भी लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस या ज़्यादा अफवाह फैला दिया है। ओके, जो गर्भ संस्कार होता है, इस प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा क्या सुकून पहुंचाता है और किस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी आती है एक फ़ीमेल के अंदर? जब पति पत्नी के संग होता है बहुत पॉजिटिविटी आती है। जब हम अफर्मेशंस करने के लिए बोलते हैं, कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए बोलते हैं, लेफ्ट ब्रेन के लिए लॉजिकल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलते हैं, जब दोनों पति पत्नी मिलकर ये क्रिएटिविटी कर रहे हैं, गर्भ संवाद किया जा रहा है, पति अपनी पत्नी के पेट के ऊपर हाथ रखकर बेबी से कुछ बात कर रहा है, पत्नी अपने पेट के ऊपर हाथ रखकर बेबी से बात कर रही है, वो जो मोमेंट होता है वो बहुत पत्नी को सुकून देता है, उस स्त्री को बहुत हैप्पीनेस देता है। गर्भ संस्कार के बाद क्या नेचुरल डिलीवरी ज़्यादा आसान हो जाती है? यस, गर्भ संस्कार के बाद में पहली बात जैसे मैंने अभी भी बताया था कि मेंटालिटी का जो दर्द है वो अगर हटा दिया, वो पॉजिटिविटी अंदर है, माँ 9 महीने के दौरान कुछ फिज़िकल जैसे कि योगा कर रही है, कुछ एक्सरसाइज कर रही है, तो डेफिनेटली उसका फिटनेस, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसका माइंडसेट, ये तीनों चीज़ें अगर पॉजिटिव हो जाती है तो नेचुरल डिलीवरीज बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। हमारी कम्युनिटी में भी देखेंगे तो आज नेचुरल डिलीवरीज का जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है। ऐसा क्या था पहले के समय में, जैसे जो भी हमने एक माइथोलॉजिकल किताबें पढ़ी हैं, उस समय की जो संतानें हमने देखी है, जो अर्जुन को हमने देखा है, कर्ण को हमने देखा है, एकलव्य को हमने देखा है, ऐसे कई संतानें हुई हैं जो इतिहास में अपना नाम बना चुकी हैं। उस तरीके की संतानें क्या हम गर्भ संस्कार के थ्रू अपने कोख में, अपने गर्भ में ला सकते हैं? ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन उस समय का, उस दौर का अगर हम देखेंगे तो उस समय पे हाथ में तलवार लेकर युद्ध किया जाता था। आज का युद्ध अलग हो रहा है, आज डिजिटल पे हो रहा है। और आज डिजिटल युग है, तो आज भी आज के समय के माध्यम से गर्भ संस्कार होने चाहिए। आज भी आप अगर मतलब क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अगेन मैटर्स। रामायण पढ़ रहे हैं तो रामायण किस वजह से पढ़ना है, कौन सी क्वालिटीज़ आप आपके बेबी में उसमें से पाना चाहते हैं। अगर वो लेवल की वो क्वालिटीज़ को लेकर आप मॉडल कर रहे हैं रामायण की कुछ कैरेक्टर्स और उन गुणों को, क्वालिटी को, देन इट इज़ ओके। बट मोस्टली आज का एनवायरनमेंट, आपका आज का बेबी तो रामायण में नहीं जीने वाला है, उस युग में नहीं जाने वाला है, आज के युग में ही उसको रहना है। तो आज के कंडीशंस को देखते हुए अभी सर्वाइवल के लिए कौन सी गुण, क्वालिटीज़, सर्वाइवल एज वेल एज उसकी ग्रोथ के लिए कौन सी क्वालिटीज़, गुण बेटर है, उनको ध्यान में रखते हुए उस तरह का मॉडलिंग करना, मॉडलिंग इन द सेंस कि उस तरह की क्वालिटीज़ को मॉडल करना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं अब मेडिकली कुछ बात करूं, जैसे अब किसी लेडी का AMH बहुत लो होता है, जेंट्स का स्पर्म क्वालिटी लो होता है, तो ऐसे में भी क्या हम जो आप कोर्स करवाते, जो वर्कशॉप आप देते हैं, क्या ये सारी चीज़ों को भी सुधारा जा सकता है? कई सारे एग्जांपल्स, कई सारी रिपोर्ट्स हमारे पास में एग्जांपल्स है जिनके अंदर MH लेवल वापस रीग्रोथ हुआ दिखाई दिया है, स्पर्म क्वालिटी में चेंज हुआ दिखाई दिया है। बिकॉज अल्टीमेटली ये सारा जो इम्पैक्ट है, जैसे कि MH लेवल लो हो रहा है तो क्यों लो हो रहा है, पहला उसके ऊपर काम करना चाहिए। देर आर सम इश्यूज, देर आर समथिंग जो आपके MH लेवल को रिड्यूस कर रहा है या ग्रोथ करने में ग्रोथ के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो उसके ऊपर आप अगर आपके सबकॉन्शियस लेवल से काम करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा असर होता हुआ दिखाई दिया है। जब कोख में बच्चा आता है तो क्या उसका आपसे कार्मिक रिलेशन भी होता है? क्या वो चीज़ें
पास्ट लाइफ से भी आपके लाइफ में आती है जो कभी मिसकैरेज और बाकी चीज़ों में बदल जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू बिलीव ऑन पास्ट लाइफ? इज देयर एनी प्रूफ फॉर पास्ट लाइफ? आई पर्सनली डोंट बिलीव दिस बट पीपल से दिस. पता नहीं, मतलब वो आई डोंट नो. अगर वैसा होता तो फिर दे बिकम मेमोरी, मतलब पास्ट वाली मेमोरीज भी इस जीवन में भी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए थी. सो मेमोरीज तो नहीं है आगे. जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा जन्म के साथ में ज्ञान लेकर नहीं आता है. वो ज्ञान लेने की ज्ञानेंद्रिय लेकर आता है, वो कैपेसिटीज़ लेकर आता है. वो ज्ञान ही नहीं लेकर आ रहा है तो पता नहीं. मतलब डेफिनेटली आयुर्वेदा के हिसाब से आयुर्वेदा बोलता है कि मतलब एक सोल वहाँ पे यूट्रस में मतलब आ जाता है, उस बच्चे में आ जाता है. आत्मा जो कहते हैं, आत्मा माता पिता को चुनती है. बट उसका राइट और रॉन्ग आज विज्ञान युग में हम वैसा कुछ तो दावा नहीं कर सकते. पता नहीं है. नाइस. गर्भ संस्कार क्या औरतों को, माओं को पोस्टमार्टम से भी रिलैक्स दिलवाता है? बहुत अच्छा सवाल. बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स करवाता है. मोस्टली होता क्या है कि 9 महीने के दौरान जब माँ इटसेल्फ स्ट्रेसफुल है, वो सेलिब्रेशन मोड में नहीं है. मैंने पहले भी कहा कि गर्भ संस्कार क्या है, तो उस माँ का 9 महीने के लिए हैप्पी, एक्टिव, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, पीसफुल, स्टेबल, पॉजिटिव और कंसिस्टेंट रहना. वो इस तरह के पॉजिटिव एनवायरनमेंट में नहीं है. तो डेफिनेटली वो जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो चुके हैं, जैसे कि बीज आने के बाद उस बीज को ग्रो करने के लिए, उस बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो हार्मोन्स निर्माण होते हैं. अभी बेबी आ गया, मतलब डिलीवरी हो गई, तो डिलीवरी के बाद भी वो हार्मोन्स सारे रिवर्स होने चाहिए. लेकिन वो रिवर्स नहीं हुए तो उसका डिप्रेशन, एंजाइटी इस लेवल तक हमने देखा है कि बहुत बहुत हाई लेवल पे माँ डिप्रेशन में चले जाती है. और कई बार कई सारे हादसे भी होते हुए देखा है. सो जब इस 9 महीने के जर्नी में माँ इतना सेलिब्रेशन मोड पे, इतना हैप्पीनेस है, उसका हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई है, तो डिलीवरी के बाद वो डिप्रेशन में जाने की पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी लेस. और इसके ऊपर हमारा रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया गया है कि जब माँ 9 महीने के दौरान इस गर्भ संस्कार के प्रोसेस में जुड़ी है तो उसको मतलब कंपैरिजन में बहुत कम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन उसके अंदर पाया गया है. सो सेलिब्रेशन मोड इज़ इम्पॉर्टेंट. अभी हाल ही में खबर आई थी, दिल्ली एनसीआर की ही थी, कि एक लेडी अपने 6 साल के बच्चे को लेके फ्लैट से कूद गई क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही थी. तो एक तरीके का ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन ही है जो उसके साथ काफ़ी लंबा चला. या फिर आप ये समझो कि बहुत सारी औरतों के साथ ये होता है कि अगर बच्चा रात में जगता है तो वो सो नहीं पाती है और उस कारण वो इंसोमेनिया से परेशान हो जाती है धीरे धीरे. तो क्या अगर हम गर्भ संस्कार डे 1 से करवाते हैं प्रेगनेंसी कैरी करने के साथ ही, तो क्या ये सारी चीज़ों पे भी वर्कआउट किया जा सकता है? 100% वर्कआउट किया जा सकता है. नींद बहुत ज़रूरी होती है और नींद नहीं है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत हद तक बढ़ जाते हैं और फिर ये सारा सफ़रिंग होता है. माँ को भी होता है, उस पर्सन को भी होता है और पर्सन की वजह से पूरे घर और पूरे एनवायरनमेंट को भी होता है. हाँ, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सी औरतें इस कारण भी परेशान होना शुरू कर देती हैं. ओके, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी सर कि आपने 3.5 लाख लोगों को हेल्प किया है टू गेट दी नेचुरल डिलीवरी, एक अच्छे संतान को जन्म देने में, कंसीव करवाने में आपने 15 से 20% आपने बताया कि आपने लोगों को हेल्प किया है जो आपके पास आते हैं. अब आपका आगे का विज़न क्या है और आप किस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं इस मेडिकल वाली दुनिया में, जहां लोग एक शॉर्ट टर्म अपनाना चाहते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम इंजेक्शंस ले लेते हैं ना और हम ऑपरेशन ही करवा लेंगे अगर प्रेगनेंसी हो भी जा रही है. प्रेगनेंसी के लिए हम बहुत सारे इंजेक्शंस लेने शुरू कर देते. ऐसे में इस तरीके का अवेयरनेस देना कि भाई मैं हूँ, रुको, मैं तुम्हें हेल्प करूँगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल? मैंने ऑलरेडी बताया कि एक माँ बहुत कुछ कर सकती है. विश्व को बनाने का काम माँ करती है और उस माँ को मैंने कभी नहीं देखा है. मैं 7 मंथ का था तभी मेरी माता जी गुजर गई और आज तक मुझे पता नहीं वो कैसी है. सो बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई एम डूइंग दिस वर्क. तो मुझे लगता है कि आई एम नॉट डूइंग दिस, मुझे चूज़ किया गया है इस काम के लिए और इसी वजह से शायद आज इतने लाखों लोग जुड़ते गए. सो 2020 में जब मैंने ये कार्य शुरू किया, उसके पहले ये अवेयरनेस मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं था. बट ऐसा ही एक सवाल मन में आया कि मेरे पास में जो कुछ भी मैं किसको मदद कर सकता हूँ.
और अंदर से आवाज़ मिली कि मैं एक माँ को मदद कर सकता हूँ। गर्भवती माँ बहुत सफ़र करती है इस जर्नी के दौरान। और देन वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि ये कार्य जो है एक माँ को मदद करने का, तो हमेशा मन में रिग्रेट रहा करता था कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया। जिस दिन ये सवाल सामने आया कि मैं एक मतलब उत्तर अंदर से मिला कि मैं एक माँ के लिए कर सकता हूँ, उस वक्त वापस आंसर मिला कि तुम अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया तो क्या हुआ, इस माध्यम से इस विश्व की अनेक माँओं की तुम मदद कर सकता है। एंड ये मेरे लाइफ को पर्पज़ मिला। मैं चाहता हूँ कि इस प्रोसेस के माध्यम से अनेक भारत रत्न मुझे निर्माण करने हैं। मैं हर माँ को एक सपना दे रहा हूँ कि आपके कोख में अभी जो बढ़ रहा है, पल रहा है, वो सिर्फ आपका बेटा या बेटी नहीं है, वो एक भारत रत्न है। और ये विजन रखकर अगर हर माँ अपने कोख से एक भारत रत्न या ग्रेट संतान निर्माण कर पाएगी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जर्नी हम देखेंगे। सो जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज बने, कैसे बने? बाई चांस नहीं बने, बाई चॉइस बनाया गया। किसने बनाया? शाहजी राजे और जिजा माता जी ने बनाया। सो जिजा माता जी और शाहजी राजे इन्होंने प्लानिंग किया था पहले ही। सो विश्व का ये पहला एग्जाम्पल है प्लानिंग का। जन्म के पहले ही पता था जन्म क्यों लेना है। सो कहते हैं ना कि हिंदवी स्वराज्य बनाने का जो संकल्प किया, वह संकल्प माँ और पिता ने किया। कब किया? जन्म के कई पहले संकल्प किया, और उसी संकल्प को सत्य स्वरूप में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूर्ण किया। सो माँ है, माँ अगर जिद करती है तो माँ कुछ भी कर सकती है। मुझे लगता है कि राष्ट्रमाता जिजाऊ माँ साहब ने भी यही किया होगा। बार बार 1000 बार कोक के संतान को बताया होगा कि तुम्हें आना है, तुम्हें आना है। किस लिए आना है? हिंदवी स्वराज्य के निर्माण के लिए आना है। और शायद इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बने। कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण जी का जन्म भी ऐसे ही हुआ होगा। कंस मामा के कारावास में रहते हुए माँ ने 1000 बार कोक के संतान को बताया होगा कि तुम्हें आना है। किस लिए आना है? जो कंस नाम का जो दर्द है उसे मिटाने के लिए आना है। शायद इसलिए कि कृष्ण जी का जन्म हुआ, ऐसा मुझे लगता है। सो माँ के बारे में ऐसा बोला जाता है कि माँ एक ऐसा योद्धा है जिसे खुद भगवान भी हरा नहीं सकते। सो माँ ने अगर ठान लिया तो माँ बहुत कुछ कर सकती है, और ये मेरा विश्वास है। और वही विश्वास से आगे बढ़ रहा हूँ कि ये माँ बदलेगी, और माँ बदलेगी तो ये विश्व भी बदलेगा। वाह, क्या बात आपने बोली। बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि अगर कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, पैसा बाई प्रोडक्ट है। मैं ये भी बताता हूँ, कई सारे लोग वर्कशॉप में आते हैं जब हम कहते हैं कि अब आगे बढ़ो, 9 महीने का सपोर्ट आपको ज़रूरी है, क्योंकि अकेले आप इस जर्नी में नहीं आगे बढ़ सकते। आज हैप्पी फील हो रहा है, शायद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको कल हैप्पी नहीं फील होने वाला है, कल आप गिव अप कर देंगे। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बट कई लोगों को समझ में नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आज बहुत बड़ी टीम है, अनेक सॉफ्टवेयर्स है, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए काम कर रही है, तब जाके आज लोगों तक मैं पहुंच पा रहा हूँ। बिल्कुल। सो आपका पैसा मेरे पॉकेट में नहीं आ रहा है, आपका पैसा हर माँ को मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोर्स का फीस वगैरह ये मायने नहीं रखता है, आपका आपके संतान के प्रति सोच क्या है वो मायने रखता है। आपको अगर संतति इम्पॉर्टेंट है तो संपत्ति मायने नहीं रखती। और सर मुझे ये लगता है ना कि जब लोग बहुत पैसा बहुत सारे मेडिकल इलाज में खर्चा कर देते हैं, लाखों रुपए खर्च होते हैं, तो एटलीस्ट अगर आपको कोई ये होप दे रहा है कि मैं आपको पर्सनल ट्रेन करके, मैं आपको आपके मेडिटेशन को करवा के, आपको हिप्नोथेरेपी दे करके, आपके पूरे बॉडी पे काम करके अगर नेचुरली कंसीव करवा सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये मौका आपको भी देना चाहिए लोगों को, जब 3.5 लाख लोगों ने दिया है। और आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं। जब शादी होती है ना किसी की, तो मुझे लगता है 90% औरतें उसी समय सोच लेती है कि अब मुझे बच्चा चाहिए, भले आज नहीं तो 3-4 साल बाद तो चाहिए, मुझे माँ बनना है और उस मदरहुड का फील लेना है। एग्जैक्टली। जो एक फ़ोटो क्लिक होता है, फ़ोटो शूट्स होता है, उसका खुशी लेना है, बच्चे से बात करना है, उसको बड़ा करना है, उसके लिए बहुत सारे सपने सजाती है, हालांकि बच्चा गर्भ में नहीं आता उससे पहले। तो आप माँ बन चुकी हैं, आपने जिस दिन ये ठान लिया कि आपको बच्चा चाहिए, आप माँ बन चुकी हैं। लेकिन उस फीलिंग को रखना कि मुझे यही बनना है और मुझे यही करना है, उस रास्ते में जो अड़चनें आती हैं ना, जिस वजह से आप स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, अगर वो आपके लाइफ में ना हो तो जो एक बहुत लंबा प्रोसीजर लग रहा है शायद वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। आपके बॉडी में मेडिकल प्रॉब्लम भी आपके स्ट्रेस की वजह से ही आ रही है, आपका AMH लो भी आपके स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है, आपके हस्बैंड की स्पर्म क्वालिटी डाउन भी स्ट्रेस की वजह या अल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से हो रही है।
सारी प्रॉब्लम की जड़ रूट होती है। और अगर कोई आपको ऐसा मिल जा रहा है जो कि आपकी रूट पे काम कर रहा है, तो उससे बेटर चीज़ कुछ नहीं है। बाहर से इंजेक्शन खाने से अच्छा है कि कुछ टाइम अपने ऊपर काम करवा के देख लो ना, अपने को डिटॉक्सिफाई करवा के देख लो ना, क्या पता उसके बाद रिजल्ट फर्स्ट टाइम में ही बेटर हो जाए, अगर आप IVF का ही प्लान कर रहे हैं तो। लेकिन उससे पहले अपने बॉडी को प्रिपेयर करो, क्योंकि कहने को तो हम कह देते हैं कि यार मुझे बच्चा भी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए, लेकिन अंदर अंदर वो कसक ज़रूर रहती है कि कब मेरे साथ ये होगा, कब मैं ये फीलिंग ले पाऊँगी, कब मैं अपने पास उस चीज़ों को ले पाऊँगी, कब मैं बोलूँगी कि हाँ मैं माँ बन चुकी हूँ। सो दैट वॉज द फीलिंग जो बहुत अमेजिंग होती है। और अगर आप उस फीलिंग को अनुभव करना चाहते हैं और प्रॉब्लम में हैं, देन डू कॉन्टैक्ट विष्णु जी को, आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। और अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं, इनके वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, तो इनका नंबर मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन करवा रही हूँ, ज़रूर इनसे मिलिए। क्योंकि मुझे पता है कि आप माँ बनना चाहती हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से आगे बढ़ूँ, और रास्ता आपको विष्णु माने जी दिखाएंगे। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ अनफिल्टर्ड वे में बात करने के लिए। डू लाइक फॉर शेयर एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको भी जाते जाते मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो प्रोसेस है ये नेचुरल प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में मैं चाहता हूँ कि ये अवेयरनेस हर घर तक, हर माँ तक पहुँचना ज़रूरी है। सिर्फ बच्चा नहीं निर्माण करना है। भारत की आबादी कम नहीं है, 146 करोड़ आबादी होने के बावजूद भी देश आबाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी बन रही है, व्हाट अबाउट द क्वालिटी। और इसीलिए ये एक रेवोल्यूशन है। और मैं चाहता हूँ कि आपके संपर्क में यदि कोई भी स्त्री आपकी मतलब बेटी है, बहन है, फ्रेंड है, कोई भी भाभी है, ज़रूर उन तक ये वीडियो पहुंचाइएगा। आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिए करिएगा, ज़रूर हम आपको आपके प्रश्न के उत्तर भी देंगे। सो थैंक यू सो मच। शेयर कीजिए हर ज़रूरतमंद उस पर्सन तक, उस स्त्री तक। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू मुझे बुलाया और जो मौका दिया मुझे बात करने का। इस प्रोसेस से आई होप कि अनेक माँओं का मातृत्व अनुभव करना शायद नसीब होगा। एंड थैंक्स फॉर दैट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि हर औरतें आपके साथ जुड़े और देश के लिए जो अच्छा कर पाए, जो इस देश को डेवलप कर पाए, वैसे बच्चों को की फौज तैयार हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।